तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। ये स्कीम भी पीआईबी में न्यूज़ में कवर था, तो इस स्कीम को अब हम कवर करेंगे। ठीक है। सो ये स्कीम लेके कौन आया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये स्कीम को लेके आई थी। ठीक है। इसका एम क्या है? देखिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट से बच्चे जो बिलोंग करते हैं, अगर वो मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री फॉरेन से करना चाहते हैं, अगर वो लो इनकम में आते हैं, ठीक है, तो उनको जो गवर्नमेंट जो वो स्कॉलरशिप देगी इस स्कीम के अंदर। ठीक है। अब टोटल जो स्कॉलरशिप्स है ना, हर साल में 125 स्कॉलरशिप हर साल मिलेगा। ठीक है। उनमें से 115 जो है ना वो शेड्यूल कास्ट बच्चों को मिलेगा। 6 जो है वो डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक ट्राइब्स में आने वाले बच्चों को मिलेगा। और 4 जो है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर या ट्रेडिशनल आर्टिसंस के बच्चों को मिलेगा। ठीक है। टोटल 125 स्कॉलरशिप है, जिसमें से बाइफर्केशन हुआ है 115 शेड्यूल कास्ट, 6 डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब, और 4 लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिजन। ठीक है। अब देखिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है। तो 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। अब देखिए, इससे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि एज जो होनी चाहिए ना 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए 1 अप्रैल कट ऑफ डेट को। ठीक है। दूसरा इनकम क्राइटेरिया ये है कि जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना। ठीक है। फैमिली इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि देखिए, बच्चा जो है ना वो ऑलरेडी फॉरेन में या तो रह रहा हो, या अगर पढ़ रहा हो तो ऑलरेडी अगर पढ़ रहा है ना या फिर रह रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके। और लास्ट एलिजिबिलिटी ये है कि सपोज़ के लिए कोई पेरेंट्स है, उसके उनके 2 बच्चे हैं, सो दोनों बच्चों को ये स्कीम मिल सकता है। पर 2 बच्चों से ज़्यादा, मान लीजिएगा 3 बच्चे हैं किसी के, ठीक है, सो मैक्सिमम 2 बच्चों को ही मिलेगा ये स्कीम एक फैमिली के अंदर। ठीक है। ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला एज से रिलेटेड 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फैमिली इनकम 8 लाख होनी चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो बच्चा ऑलरेडी फॉरेन में ना पढ़ रहा हो ना रह रहा हो इस स्कीम को लेने से पहले। ठीक है। चौथी क्राइटेरिया ये है कि एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बच्चों को ही ये स्कीम मिल सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और ये जो नई गाइडलाइन आई है ना, ये 2022-23 से शुरू हुई है। इससे पहले भी स्कीम चल रहा था, पर नई गाइडलाइन लाई गई है। 2022-23 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। ओके। सो अब कुछ की फीचर देख लेते हैं हम। देखिए, जो ड्यूरेशन ऑफ असिस्टेंस मिलेगा ना, अगर बच्चा पीएचडी कर रहा है तो उसको 4 साल तक का असिस्टेंस मिलेगा। और अगर मास्टर डिग्री कर रहा है तो 3 साल तक का असिस्टेंस मिलेगा। 3 साल है, 2 साल मत मार लीजिएगा, कंफ्यूज जाओगे आप मास्टर के में चक्कर में। ठीक है। 3 साल मास्टर है और 4 साल पीएचडी है। ठीक है। और अगर वो पीएचडी कर रहा है तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम हो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री उसके पास हो तभी वो पीएचडी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और अगर वो मास्टर करने जा रहा है तो बैचलर डिग्री उसके पास हो, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए, 30% ऑफ जो स्कॉलरशिप है ना वो वुमेन कैंडिडेट को दी जाएंगे। देखिए, अगर सफिशिएंट अमाउंट में वुमेन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो फिर ये सुटेबल मेल कैटेगरी के लिए भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, अगर टोटल 125 जो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, अगर जितने क्राइटेरिया के बच्चे इसमें हैं, अगर वो कैंडिडेट इनको नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, तो फिर ये जो स्कॉलरशिप है ये अदर कैंडिडेट के लिए भी ओपन हो जाएगा जो कि अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 125 में से अगर पूरे बच्चे गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कोई कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नहीं। 125 स्कीम है तो 125 स्कॉलरशिप मिलेगा एक साल के अंदर। ठीक है। अगर 125 स्कॉलरशिप है एक साल में, तो कोई स्कॉलरशिप कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा। कोई बच्चा नहीं मिल रहा है तो ये दूसरे कैटेगरी से बच्चे को ले सकते हैं। ठीक है। मतलब टोटल 125 स्कॉलरशिप एक साल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। चाहे शेड्यूल कास्ट को मिल जाए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरे किसी कैटेगरी के बच्चे को मिल सकता है। ठीक है। अगर जो 3 कैटेगरी हमने देखा ना, शेड्यूल कास्ट, नोमैडिक ट्राइब और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर या फिर आर्टिशियन, अगर ये अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो फिर दूसरे कैटेगरी के बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। अब जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है, बैचलर डिग्री में 60% होनी चाहिए अगर वो मास्टर कर रहा है, या फिर मास्टर में 60% होनी चाहिए अगर वो पीएचडी करने जा रहा है। ये मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक एक्सेप्शन था 2022 से इसमें ऐड किया गया था। ठीक है। 2022 से इसमें एक एक्सेप्शन ऐड किया गया कि जो कोर्सेज इंडियन कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री या सोशल स्टडीज से रिलेटेड हैं, जहाँ पे इंडिया में सब्सटेंशियल पोर्शन रहना होगा आगे, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट का रहना होगा, कोई पर्टिकुलर कोर्स है, तो वो फिर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मतलब जो भी कोर्स, अगर कोई कोर्स इंडियन कल्चर हो गया या फिर हेरिटेज हो गया, ठीक है, एक मिनट,
हाँ, इंडियन कल्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, जो कि विच रिक्वायर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फील्ड वर्क इन इंडिया, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इस साल से ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये। ठीक है, और देखिए जो फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन होगा ना, क्योंकि सिलेक्शन कई राउंड हो सकते हैं, अगर हो सकता है फर्स्ट राउंड में उनको सफिशिएंट अमाउंट में स्टूडेंट नहीं मिले तो सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो जो फर्स्ट राउंड का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप 500 रैंक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग हर साल आती है, तो इसमें जो टॉप 500 रैंक के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर, अगर उस बच्चा उसमें एडमिशन ले रहा है तो वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू।